क्या प्रश्नकाल नहीं है मंच बोलने के लिए? क्या शून्यकाल नहीं है मंच बोलने के लिए? क्या अलग अलग डिबेट्स नहीं है मंच बोलने के लिए? इतिहास गवाह है और हर कोई जानता है कि बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान करने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस की पार्टी है। संविधान के आधार पर भारत की संसद, हमारा देश एकमात्र आधार पर चलता है। बोलने का अधिकार देश विरोधी ताकतों की आवाज बनना कतई नहीं हो सकता, उसे कभी नहीं स्वीकार किया जा सकता। आप बोलने की आजादी की बात करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का भी तो एहसास कीजिए। मैं खुद सनातनी हूं, मैं मानता हूं अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है तो यहाँ पे रखे कागज, टेबल, कुर्सी मां सरस्वती का रूप है। किस तरीके से आप कागज फाड़ते हैं, एसडी साहब के टेबल पे आप खड़े हो जाते हैं, चेयर तक आप जाने का काम करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। संसद में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब चिराग पासवान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। संविधान, आपातकाल और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों को लेकर चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जो लोग संविधान की बात करते हैं वही 1975 के द इमरजेंसी इन इंडिया में लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप झेलते हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि संविधान देश का 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान है और इसका सम्मान हर किसी की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संसद में लगातार गतिरोध लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और जनता सब देख रही है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मैदान में आइए, जनता जवाब देगी। तो अब उनके ये बयान और पूरे भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, आपको सुना दें। स्पीकर व्यक्ति विशेष नहीं होता, चेयर होता है और इस चेयर का सम्मान हम सब करते हैं, हम सबको करना चाहिए। ये चेयर किस आधार पर काम करती है? संविधान के आधार पर। संविधान के आधार पर भारत की संसद, हमारा देश एकमात्र आधार पर चलता है। मेरे प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में इस बात को कहा कि देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। मैं संविधान की ये कितना ये सम्मान करते हैं क्योंकि कई बार कांग्रेस के तमाम नेता अपनी जेब में संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं, अलग अलग मंच पे उसको लहराने का काम करते हैं। संविधान का सम्मान आप कितना करते हैं उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पर संविधान के रचयिता उनका इन्होंने कितना सम्मान किया इसका भी जिक्र आज होना जरूरी है, क्योंकि आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर इस शेर का हम लोग सम्मान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस विपक्ष के नेता और दलों से जो इनका समर्थन करते हैं, बताइए मुझे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान किया इन्होंने? बल्कि इतिहास गवाह है और हर कोई जानता है कि बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान करने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस की पार्टी है। आप बता दीजिए मुझे एक कार्य आप मुझे बता दीजिए जो आपने बाबा साहेब के सम्मान में किए हों। और ये लोग बात करेंगे संविधान की। जब आप संविधान के रचयिता का सम्मान नहीं कर सकते तो उस संविधान का क्या सम्मान करेंगे? ये सवाल आपसे पूछना बनता है। और संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं आप लोग। पॉकेट में लेके घूमने की चीज है हमारा संविधान, अलग अलग मंचों पे लहराने की चीज है हमारा संविधान। एक प्रसंग महोदय आपकी इजाजत से मैं देना चाहूंगा। 2020 में किसी कारणवश मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था बिहार विधानसभा का, और उस वक्त मुझे चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि मैं गठबंधन से अलग था, तो ऐसे ही विपक्षी दल जितने बिहार के हैं मुझे कहा जाता था कि मैं अपने चुनाव प्रचार में मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखाऊंगा। और ये है संविधान हमारा। इस लोकतंत्र के मंदिर की आत्मा है संविधान। हमारे देश की रीढ़ है संविधान। 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान है संविधान। और अगर आप संविधान की बात आप करते हैं तो संविधान सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, जिम्मेदारियों की भी बात करता है। राइट्स एंड ड्यूटीज को पैरेलली लेकर चलने का काम संविधान करने का काम करता है। यहां पे आपको अपने राइट्स याद रहते हैं, आप अपने हकों की बात करते हैं। बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार देश विरोधी ताकतों की आवाज बनना कतई नहीं हो सकता, उसे कभी नहीं स्वीकार किया जा सकता। आप बोलने की आजादी की बात करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का भी तो एहसास कीजिए। कितनी बार आपने इस सदन का मंच का इस्तेमाल किया? कीजिए इस्तेमाल।
पर सिर्फ एक जिद पे अगर आप अड़ जाएंगे कि मैं बोलूंगा तो इस नियम के तहत बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा, अब बोलूंगा तब बोलूंगा, क्या प्रश्नकाल नहीं है मंच बोलने के लिए? क्या शून्यकाल नहीं है मंच बोलने के लिए? क्या अलग अलग डिबेट्स नहीं है मंच बोलने के लिए? आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर आप रखते जितनी बातों को रखना है, पर सिर्फ एक जिद कि मैं ऐसी बात बोलूंगा जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, और उस जिद के चक्कर में आप भी नहीं बोले, किसी को नहीं बोलने दिया। यहाँ सपा, टीएमसी जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों का भी समय पूरा खाने का काम सिर्फ एक व्यक्ति और उनकी उस जिद ने, और उस जिद की वजह से आपके खुद अपने दल के नेता कितना सफर कर रहे हैं। अगर संसद में गतिरोध ही चलता रहेगा, संसद को आप चलने ही नहीं देंगे, और क्यों नहीं चलने देंगे? सिर्फ एक जिद की वजह से। और जिद पे क्या याद आता है? अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। आपकी ड्यूटीज कहां जाती है? माई राइट टू मूव माई हैंड स्टॉप्स व्हेन द नोज ऑफ द अदर पर्सन स्टार्ट्स। आपको रुकना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा, और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप विपक्ष हैं, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। घेरिए। रोज सुबह हम मंत्री तैयारी करके आते हैं, रात रात भर हम लोग बैठते हैं कि कल सदन में सवाल है, पूछिए सवाल, देंगे हम जवाब। अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, बट अकाउंटेबिलिटी तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी जवाबदेही को आप तय करें, पर ये जवाबदेही आप तय नहीं कर रहे। सदन में इस तरीके से आना, टेबल पर चढ़ जाना। मैं खुद सनातनी हूं, मैं मानता हूं अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है तो यहाँ पे रखे कागज, टेबल, कुर्सी मां सरस्वती का रूप है। किस तरीके से आप कागज फाड़ते हैं, एसजी साहब के टेबल पे आप खड़े हो जाते हैं, चेयर तक आप जाने का काम करते हैं। इस तरीके का आचरण, और कैसे हम इसको न्यू नॉर्मल मान लें? क्योंकि ये आचरण निरंतरता में होता गया तो परंपरा बन जाएगी, और परंपराएं उदाहरण बन जाएंगी। और कल जो हमारी जगह यहाँ पे बैठा होगा वो आज का उदाहरण दे रहा होगा। इसीलिए जरूरी है आज की तारीख में हमें अपने आचरण को सुधारने की। एक के बाद एक, जब मैं विपक्ष की जिम्मेदारियों की बात करता हूं, लोकतंत्र की खूबसूरती है सत्ता पक्ष विपक्ष। जहां सत्ता अपनी बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा। क्या है इनका ऑल्टरनेट विजन? एक विजन बता दें मुझे। अगर सरकार ये गलत कर रही है तो ये चीजें हैं, आप इसको सही कीजिए। ऑल्टरनेट विजन आप देंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाएंगे और लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। आज तक इन लोगों ने लोगों को सिर्फ विपक्ष ने डराकर अपनी तरफ करने का काम किया। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं और उसको लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी सीएए का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग सदन में कह के थक गए भैया कि सीएए का कानून एक ऐसे नागरिकता देने वाला कानून है जहां पे वहां दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का कानून है, जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। अब मुसलमानों के बीच में जाके भ्रम फैलाना, नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? पूरी लोकसभा का चुनाव ये लड़ते रहे कि अगर वापस से मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया? कौन से संविधान की हत्या कर दी गई? एक के बाद झूठ बोलना और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना। और अब नया हथियार इनको मिला एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर सदन नहीं चलने देंगे, उसको लेकर हंगामा करेंगे। अरे प्रभु, एसआईआर पहली बार थोड़ी हुआ, आपके समय पे भी हुआ था। उस वक्त क्या हो गया एसआईआर को लेकर? और एसआईआर का जवाब तो बिहार की जनता ने दिया ना। एलओपी गए थे वहां पे 10-12 दिन वहां पे करके आए और ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। अपने साथी दलों की भी ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। हकीकत यह है कि एसआईआर नहीं, जो ये वोट चोरी बोलते हैं, वोट चोरी नहीं, इनका जनादेश चोरी होता जा रहा है। और इस बात का एहसास ही इनको नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये अपनी अंतरात्मा में झांक के नहीं देखते। इनको आरोप लगाना है पर आत्ममंथन नहीं करना। इनको दूसरे से सवाल पूछने हैं बट खुद से कभी सवाल नहीं करने, और यही कारण है। और आज एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लग गए। एआई समेट जहां पे अंतरराष्ट्रीय जगह से लोग आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद है। और क्या कर रहे हैं आप? और एक ऐसा समिट जहां पे दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर हमारी प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, जिसका विरोध इन्होंने उस वक्त भी किया था।
यूपीआई के वक्त इन्होंने कहा था कैसे होगा, एक औरत जो ठेले पे है वो कैसे उसकी पेमेंट करेगी, पॉश मशीन कहां से लगेगी, और आज उसी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जा रहे हैं। और उस समिट में इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। डेड इकोनॉमी बुलाते हैं हमारे देश को ये, जबकि दूसरे लोग और अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। क्या ये सामान्य बात है कि दहाई के आंकड़े से धीरे धीरे हम लोग करते करते चौथे नंबर पर आ गए? आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, और ऐसे में आप हमारे देश की इकोनॉमी को। तो आपने देखा कि किस तरह चिराग पासवान ने संसद में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है और संविधान, लोकतंत्र और जनता के मुद्दों को लेकर तीखी बातें कही। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद सियासत में क्या नई बहस शुरू होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ताजा राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।